फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है लीगल एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड बात करने वाले हैं सेक्शन 22 जो है मूवेबल प्रॉपर्टी। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 2 के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका डिफिनेशन फ्रेंड्स देख लीजिए। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरेबल प्रॉपर्टी और of every description except land and things attached to the earth of permanently fasted to anything which is attached the earth। फ्रेंड्स, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी वो होता है जिसका हिंदी होता है चर 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 होता है, लेकिन लॉ की भाषा में अगर देखें तो इसको मूवेबल प्रॉपर्टी का हिंदी हुआ जंगम संपत्ति। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हिंदी हुआ? जंगम संपत्ति। ये कहता है कि हर वो चीज़ें जो ज़मीन से अटैच नहीं हो, अर्थ से अटैच नहीं हो। यहाँ पर क्या कर रहा है फ्रेंड्स? हर वो चीज़ें जो अर्थ से अटैच नहीं हो, अटैच टू द अर्थ और पार्लियामेंटली मतलब कि परमानेंटली फिक्स्ड नहीं किया गया हो। तो एनीथिंग विच इज द अटैच द अर्थ से अटैच नहीं किया हो। डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं जो कि अर्थ से अटैच नहीं किया गया। अब हम लोग फ्रेंड देखते हैं रॉन्गफुल गेन क्या होता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सेक्शन है फ्रेंड्स। इस सेक्शन से एक क्वेश्चन तो आएगा ही फ्रेंड्स, इसलिए अब हम लोग देखते हैं रॉन्गफुल गेन क्या होता है। रॉन्गफुल गेन का हिंदी होता है फ्रेंड्स संदोष अभिलाभ। संदोष अभिलाभ, इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? रॉन्गफुल गेन इज गेन अनलॉफुल मीन्स और प्रॉपर्टी to which the person gaining to not legally entitled। मतलब कि कोई ए नाम का व्यक्ति, ए नाम का पर्सन अपनी जो इंटाइटल्ड नहीं है उसके लिए वह इतना पैसा घर ला रहा है जिसके लिए वह इंटाइटल नहीं है। मान लीजिए एक कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसकी सैलरी है 30,000 पर मंथ, लेकिन वो जो है एक महीने में 60,000 पर मंथ ला रहा है। चाहे वो घूस इलीगली काम करके लाओ, इलीगल काम करके वो लाए, या फिर और कोई भी रास्ते से लाए, और कोई भी किसी भी तरीके से लाए। अगर वो किसी का सैलरी 30,000 है, वो 60,000 ला रहा है घर मंथ में, तो ये जो 30,000 जो है ये रॉन्गफुल गेन करता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रॉन्गफुल गेन करके 30,000 रुपया कमाया है। उसके बाद रॉन्गफुल लॉस क्या है? यह है कि इंटाइटल नहीं है। रॉन्गफुल गेन में सीधा वो उस 30,000 के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, फिर भी वो ले रहा है, तो ये हो गया रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल लॉस क्या हो गया? इसी के अपोजिट हो जाता है रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस कहता है कि इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉजिंग इट इज़ टू इंटाइटल्ड। इसका कहने का मतलब है कि कोई जो है व्यक्ति इंटाइटल है बट उसको मिल नहीं रहा है। मान लीजिए किसी का सैलरी है 30,000 रुपया, बट उसको महीना में 15,000 ही दिया जा रहा है, तो ये 15,000 ही जो दिया जा रहा है और ये 15,000 ही मिल रहा है उसको, तो और जो ये 15,000 बचा वो रॉन्गफुल लॉस में जा रहा है, रॉन्गफुल लॉस कर रहा है। जो उसका 15,000 रखा वो रॉन्गफुल लॉस में जा रहा है, लॉसिंग है। लॉसिंग इट इज़ लीगली इंटाइटल, वो इंटाइटल है इस चीज़ के लिए, लीगली इंटाइटल्ड है रॉन्गफुल ये 30,000 लेने के लिए मंथ में, बट उसको 15,000 ही मिल रहा है, तो ये हो गया रॉन्गफुल लॉस। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स गैनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली क्या होता है। A person is said to gain wrongfully when such person return wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kicked out of any property, as well as when such person is wrongfully
डिप्रेडेड ऑफ प्रॉपर्टी। ये सिर्फ उतना बात कर रहा है जो मैंने आपको समझा दिया था फ्रेंड्स, मैंने पहले ही समझा दिया था कि कोई इंटाइटल्ड है उस उतना पैसा लेने के लिए, उतना सैलरी लेने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, तो वो हो गया रॉन्गफुल लॉस। और कोई इंटाइटल है 30,000 लेने के लिए, लेकिन उसको उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये हो गया रॉन्गफुल लॉस। बस ये इतना ही बात कहती है। अब फ्रेंड्स डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली का हिंदी हो गया फ्रेंड बेईमानी से, कोई भी काम बेईमानी से करता है। अब इसका डिफिनेशन देख लीजिए। Whoever does anything with the intention of causing wrongfully gain to one person or wrongful loss to any other person is said to do that thing dishonestly। ये सिर्फ इतना करे, कोई भी पर्सन है एनीथिंग, कोई भी इस इंटेंशन के साथ कॉजिंग रॉन्गफुली गेन करता है कि उसको, या रॉन्गफुली लॉस करता है कि उस पर्सन को माइनस में चला जाए, उस माइनस को उस पर्सन को घटा हो जाए, तो वह कहा जाता है कि वो उन्होंने डिसऑनेस्टली का ऑफेंस किया है, जो कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 24 में दिया हुआ है। अब हम लोग फ्रेंड देखते हैं फ्रॉडेंटली। फ्रॉडेंटली क्या होता है? तो फ्रॉडेंटली का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पर्सन इज सैड टू डू ए थिंग फ्रॉडेंटली इफ ही डज द थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। ये सिर्फ फ्रेंड इतना ही बात है। कोई व्यक्ति अगर किसी बात को या किसी चीज़ को कपटपूर्वक, कपट के द्वारा, छल के द्वारा करता है तो उसको फ्रॉडेंटली कहते हैं, अदरवाइज उसको फ्रॉडेंटली नहीं कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट रीजन टू बिलीव। नेक्स्ट क्या है? रीजन टू बिलीव। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज़ सफिशियंट कॉज टू बिलीव दिस थिंग बट नॉट अदरवाइज। मतलब रीजन टू बिलीव सिर्फ विश्वास करने का कारण, इसका डेफिनेशन, इसका हिंदी कह सकते हैं, और इसमें कुछ है नहीं पढ़ने लायक। विश्वास करने के कारण बस इतना कर रहा है, रीजन ए थिंग इफ सफिशियंट कॉज इज बिलीव टू थिंग द बट नॉट अदरवाइज, अन्यथा नहीं। कोई व्यक्ति मान लीजिए विश्वास करने का कारण रखता है, तब वह कहा जाता है कि वह विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं रखता है। बस इसका इतना ही डिफिनेशंस है फ्रेंड्स। अब देखेंगे सेक्शन 27 को। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ और क्लर्क और सर्वेंट। प्रॉपर्टी अगर पोजेशन में होगा, पत्नी के पोजेशन में, क्लर्क और सर्वेंट के पोजेशन में, तो क्या तो ऐसा कहा जाएगा इस एक्ट के द्वारा कि यह जो है प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के कब्जे में ही है, क्योंकि पत्नी को, क्लर्क को और सर्वेंट को कुछ अलग नहीं माना गया है। एक मतलब कि ये एक्ट जो कहता है कि मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही माना गया है, क्योंकि सिर्फ पत्नी, क्लर्क और सर्वेंट को। तो अगर कि मान लीजिए कि मेरा प्रॉपर्टी है और मेरे वाइफ के पास है, या क्लर्क के पास है, या सर्वेंट के पास है, तो ऐसा कहा, इस एक्ट के द्वारा ऐसा कहा जाएगा कि वह प्रॉपर्टी मेरे पास ही है। ठीक है, क्लियर? अगर कहीं भी किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा इस चीज़ की। अब देखते हैं फ्रेंड सेक्शन 28 को, काउंटरफेट, जिसका हिंदी होता है कूटकरण। इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए पर्सन इज सैड टू काउंटरफेट हु कॉजेज वन थिंग ऑफ रिसेंबल एनी अदर thing intending by means of that resemblance to practice description or knowing it to be likely that the description will thereby be prescribed। जो व्यक्ति जो है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको छिपा के रखता है इस इंटेंशन के साथ कि मैं ले लूँगा, तद द्वारा प्रवचन की जाएगी कि मैं ले लूँगा, उस टाइम वो छुपा के रखता है, तो कहा जाता है कि उन्होंने काउंटरफिट का ऑफेंस किया है। काउंटरफिट क्या है? एक्सप्लेनेशन 1 देख लीजिए। इट इज़ नॉट इसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट इज द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। काउंटरफिट के लिए ये इसेंशियल नहीं है कि इसका जो है नकल ठीक वैसी ही हो। बस एक्सप्लेनेशन 1 यही कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 2 देख लीजिए।
एक्सप्लेनेशन 2 है व्हेन ए पर्सन causes वन थिंग टू रिसेंबल एनी अदर थिंग एंड द रिसेम्बलेंस इज सच दैट ए पर्सन माइट बी डिसीव्ड देयर बाय इट shall be presumed until the contrary is provided that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemble to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। ये कह रहा है फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति अगर ऑब्जेक्ट को छुपा देता है तो वह ऑफेंस करता है इस काउंटरफिट के द्वारा। लेकिन अगर छुपा देता है और फिर वो बोलता है कि नहीं मैंने जानबूझ के नहीं छुपाया था, तो उनको जो है वो कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो है उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो इस इंटेंशन से काउंटरफिट के इंटेंशन से नहीं छुपाया था, तभी मतलब उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अन्यथा उसको अदरवाइज उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब हम लोग फ्रेंड देखेंगे सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट को। The word document denote any matter expressed or described upon any substance by means of letters, fingers, or marks, or by more than one of these means intended to be used or which may be used as evidence of that matter। ये सिर्फ फ्रेंड्स इतना ही कह रहा है कि हर वो चीज़ डॉक्यूमेंट है जिस लेटर पे फिंगर्स या मार्क से उसे डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक चेक है, तो चेक जब तक उस पर सिग्नेचर या फिर फिंगर्स अपना नहीं दिया जाता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही उस पर सिग्नेचर, उसका अमाउंट, उस पर डेट फ्लिप होता है, उसकी वैल्यू उतनी हो जाती है जितना उसमें फ्लिप होता है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ उतना ही कह रहा है फ्रेंड्स। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 कर रहा है फ्रेंड्स, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपन दैट व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिंगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। मतलब कि ये जो मान लीजिए कि कोई एक चेक पे थंब ये फिंगर दिया गया है या सिग्नेचर दिया गया है, तो यह जो है ये देखा जाएगा कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। आई मीन कि कहीं फॉर्जरी तो नहीं बनाया गया है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो ऐसा कार्य करेगा। अगर नहीं है तो उसको जो है यह साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आसाहित है या नहीं, वह यह सिर्फ बताता है कि यह वो जो एविडेंस है, कोई भी चीज़ का एविडेंस है, वो जो है वो कोर्ट के लिए उपयोग में है या नहीं। बस सेक्शन 2 इतना ही एक्सप्लेनेशन 1 इतना ही करा। इलस्ट्रेशन एक है फ्रेंड्स बहुत खूबसूरत सा, देख लेते हैं। ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच में यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उस डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं, बस ये कह रहा है। फिर एक नेक्स्ट है, ए चेक अपन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट। ये चेक जो है वो एक डॉक्यूमेंट है बैंकर के लिए, बाकी सब के लिए है। एक डॉक्यूमेंट, एक चेक भी डॉक्यूमेंट है जब बैंकर के पास वो जाता है तो। नेक्स्ट है फिर ए पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ए पावर ऑफ अटॉर्नी का नाम तो बहुत आप सब कोई लोग सुने ही होंगे। एक पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, तो ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी वो डॉक्यूमेंट का वो भी डॉक्यूमेंट है, ये कहता है। ए मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज्ड एज एविडेंस इज ए डॉक्यूमेंट। ये कहता है कि एक मैप भी जो है वो भी यूज्ड अगर होता है तो वो भी एक एविडेंस है। मैप का जो एविडेंस है, मैप देखिएगा कि बहुत जगह एविडेंस के तौर पे मैप को यूज किया जाता है, तो अगर वहाँ पे कोर्ट में यूज किया जाता है मैप के जगह पे एविडेंस को, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। वो भी क्या है फ्रेंड्स, तो वो भी डॉक्यूमेंट ही है।
अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं डॉक्यूमेंट का एक्सप्लेनेशन टू क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन टू कहता है व्हाट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स फिंगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय। वो सिर्फ ये भी एक्सप्लेनेशन वही बात कहता है कि कोई भी जो है वो फिंगर्स है, कोई भी मार्क है उस पर, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। अभी मैंने आपको चेक का दिया ही एग्जांपल, तो वैसे ही टाइप का अगर कोई जब तक वो मार्क, वो सिग्नेचर, वो फिंगर नहीं है तब तक वो जो है एक उसकी वैल्यू है सिर्फ एक कागज़ की। लेकिन जैसे ही मार्क और वैल्यू पड़ जाती है उसकी वैल्यू हो जाती है डॉक्यूमेंट की। सिर्फ वही करा, इलस्ट्रेशन भी एक वही करा। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बेल ऑफ द एक्सचेंज पेबल टू दिस ऑर्डर। बैक ऑफ बेल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो है पेबल टू हिज ऑर्डर द मीनिंग ऑफ द इंट्रोसमेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय यूज द डेट इज द बिल टू बी पेड ऑफ द। वही करा है सेक्शन की जैसे ही सिग्नेचर हुआ, मैं पूरा पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स। द इंट्रोसमेंट इज ए डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी कंट्रेस्ट इन द होल्डर और वर्ड टू बी द अफेक्टेड हैज बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर। यही करा है फ्रेंड्स। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, पेबल जो है, जो हिज ऑर्डर के साथ है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक डॉक्यूमेंट है। जब उस पर रिटर्न में सिग्नेचर हो जाता है या होल्डर का सिग्नेचर हो जाता है या फिर फिंगर पड़ जाता है, तो उस टाइम वो जो है वो भी डॉक्यूमेंट है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी डॉक्यूमेंट है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग सेक्शन 30 को, जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। आइए देखते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या कहता है। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट ए डॉक्यूमेंट which is or purports to be a document whereby by any legal right to credit intended, transferred, extended or released, or whereby any person acknowledge that he lies under legal liability or has not certain legal right। ये सब का वैल्यू, वो सभी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है जो कि डॉक्यूमेंट है। वेयर बाय लीगल राइट, जो कि लीगल राइट है उसमें, इज क्रेडिट बनाता है, इंटेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है, रेस्टेंट करता है और रिलीज करता है, वो सभी जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इलस्ट्रेशन को देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन से आप लोगों का और डाउट क्लियर हो जाएगा। और नहीं होगा अगर फ्रेंड्स कुछ भी प्रॉब्लम होगा समझने में, कहीं भी डाउट क्लियर होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में सबका आंसर देने का कोशिश करूँगा। अब देखते हैं फ्रेंड, ए राइट्स हिज नेम, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या करता है कि राइट्स अपना हिज नेम लिख देता है किस पे, तो बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज पे वो अपना नाम लिख देता है। A. The effect of endorsement is a transfer the right of the bill any person who may become the unlawful holder of it। मतलब कि ये क्या करता है फिर ये क्या करता है कि उस आदमी को ट्रांसफ़र बिल ऑफ एक्सचेंज भेज देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कर देता है, जो कि वो लीगली अनलॉफुल है, बिकम टू अनलॉफुल होल्डर है, फिर वो उसके पास भेज देता है। द इंडोर्समेंट ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी भेज देता है, तो वो इंडोर्स करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। बस ये सेक्शन इतना ही कर फ्रेंड। कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, मैं देख लूँगा। उसके बाद मैं फिर से आप लोगों को एक बार समझाऊँगा। अगर नहीं समझ में आया तो कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम ID इज लीगल एजुकेशन @75। मेरा ईमेल भी यही है legaleducation75@gmail.com। आप दोनों में से किसी पे हमको मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूँगा। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। अब तो फ्रेंड्स सिंपली सब सेक्शन है, सिर्फ डिफिनेशन है, जैसे कि 31 में है। 31 में फ्रेंड्स ए विल का डिफिनेशन है कि विल क्या होता है। फिर 33 में है इलीगल ओमिशन का डिफिनेशन है, जो कि फ्रेंड्स अपने से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इलीगल ओमिशन का डिफिनेशन है। एक 34 क्वेश्चन है, उस पे जो है 34 सेक्शन पे
फुल क्वेश्चन बनता है, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो या यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इस पे जो है सेक्शन 34 पे फुल क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 34 और सेक्शन 181 ये सब साथ में सेक्शन पढ़ाऊँगा अच्छे से। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगा, क्योंकि ये सेक्शन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत VVI है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो चलेगा फ्रेंड्स, ये सब साथ चलेगा। इसका 34, 141, 149, 147 ये सब सेक्शन फ्रेंड्स एक साथ चलेगा और इस पर फुल क्वेश्चन बनेगा। तो इसको मैं फ्रेंड्स बाद में करवा दूंगा। ये सेक्शन ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लीजिए फ्रेंड्स कि ये सेक्शन आखिर में कहता क्या है। ब्रीफ से समझने की कोशिश करते हैं। मैं रीड आउट करता हूँ। एक्ट डन बाय सर्वल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसमें है मैं इसका लैंग्वेज भी पढ़ देता हूँ। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट is done by several person in furtherance of the common intention of all each of such person in liable to that act is the same manner as if the were डन बाय हिम एलोन। मैं इस सेक्शन को फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी इस वीडियो को इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो इसमें कम से कम 10 या 12 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो काफ़ी लार्ज हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगा तो मैं सिर्फ इस सेक्शन पे 34 पे ही बात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड सेक्शन एक बार फिर एंड फ्रेंड्स एक बार फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल मैंने आपको दे दिया है, उस पर जुड़ सकते हैं आप मुझसे। कमेंट बॉक्स से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।